जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यानी मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग वन लाइनर देखेंगे। तो देखते हैं पहला है कि मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जींस एक कामिल पद संबंधित है नगदी फसल से। जींस एक कामिल पद जो मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में है, इसका संबंध है नगदी फसल से संबंधित है। अगला देखते हैं, रयत, मुजरियान, खुद काश्त और पाही काश्त पदों का प्रयोग किया जाता है किसानों के लिए। किसानों के लिए रयत, मुजरियान, खुद काश्त, पाही काश्त पदों का प्रयोग किया जाता है। आप एक रयतबाड़ी और महालबाड़ी सुने होंगे, तो उसमें रयत का मतलब किसान होता है, या महालबाड़ी में महाल का मतलब गांव होता है। मुजरियान भी किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अपने खेत पर काम करता है उसको खुद काश्त कहा जाता है। दूसरे के खेत पर अगर पट्टा पर कार्य करता है तो उसको पाही काश्त कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। मुगल काल में वली अहद किसको कहा जाता था? उत्तराधिकारी को। उत्तराधिकारी को मुगल काल में वली अहद कहा जाता था। मुगल काल में इजारेदार किसको कहा जाता था? लगान वसूलने वाला ठेकेदार को। लगान वसूलने वाला ठेकेदार को मुगल काल में इजारेदार कहा जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दारा शिको। दारा शिको हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ये बहुत पढ़ा लिखा था। दारा शिको जो है बहुत पढ़ा लिखा था। अगला हम लोग देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। रजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली। ताजुल माली ने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद करने वाले हैं ताजुल माली। तकाबी ऋण क्या होता था? एक प्रकार का ऋण होता था तकाबी। यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण होता था। तकाबी ऋण ऐसा ऋण होता था जो राज्य की ओर से दिया जाता था ताकि खेत के विस्तार हो सके, और बेहतरीन के लिए ये किसानों को दिया जाता था राज्य की ओर से। उसको तकाबी ऋण कहा जाता था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। केशव ने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है जहांगीर ने। जहांगीर वह मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ऐसी शहजादियों में थी जो हुमायूंनामा लिखी थी। थोड़ा जान लेते हैं यहाँ। हुमायूं की जो बहन थी वो गुलबदन बेगम थी, जो अपने भाई के नाम पे पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है। अगला हम लोग देखते हैं, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन एवं रस्किन ने। लेडेन एवं रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबरनामा बाबर द्वारा रचित एक पुस्तक है जो कि तुर्की भाषा में है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है लखनऊ में। मुगल काल में
लखनऊ में एक मदरसा स्थित है जिसे मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, वो लखनऊ में स्थित है। अनवार ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, जो विष्णु दत्त द्वारा लिखा गया है। ये अनवार ए सुहैली नाम से ग्रंथ जो है पंचतंत्र को कहा जाता है। अगला देखते हैं, शाहजहां के शासन काल का राज कवि था? कलीम। कलीम जो था शाहजहां के शासन काल का राज कवि था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जाफर भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चकला कहलाती थी, लेकिन ये सरकार के शरणार्थी नहीं होता था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि आगरा को किसने बसाया था, तो आगरा को बसाने वाला भी सिकंदर शाह लोदी ही था। लोदी वंश का है ये, अफगान था ये। और आगरा में जो लाल किले है उसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था। अगला हम लोग देखते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को जाना जाता है चौथ के नाम से। चौथ और सरदेशमुखी सुने होंगे, मराठा द्वारा वसूल किया जाता था। तो चौथ एक ऐसा था जो सुरक्षा के नाम पर मराठों ने राजस्व का दावा करते थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। रायगढ़ जो थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मुगलकालीन भारत में मदद ए माश कहा जाता था विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को। उलेमाओं विद्वानों को दान में दी गई भूमि को मुगल काल में मदद ए माश कहा जाता था। मराठा देवियों में किसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व किया था? ताराबाई। ताराबाई वह मराठा देवी थी जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व की थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी ताराबाई को। ताराबाई को ये शिवाजी का उत्तराधिकारी थी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार शब्द की उपाधि दी थी। शिवाजी के समय स्वर्णोबात का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। सैन्य प्रशासन से संबंधित शिवाजी के समय में जो पद था उसको कहा जाता था स्वर्णोबात। स्वर्णोबात शिवाजी के समय सैन्य प्रशासन से संबंधित पद हुआ करता था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार में। सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को युद्ध में हराया था। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा का जो राजा था वो नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, वो था बालाजी बाजीराव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधाना। सरधाना बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो था सरधाना।
मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल काल की दरबारी भाषा जो थी वो पर्शियन थी, फारसी थी। अब मुगल जो थे वो तुर्क जाति से थे, लेकिन इनकी दरबारी जो भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कहा जाता था, जिसे प्रशासन का कार्य वगैरह संपन्न किया जाता था, वो फारसी थी। अगला हम लोग देखते हैं, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन से संबंधित व्यक्ति था टोडरमल। टोडरमल शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन से संबंधित व्यक्ति था। टोडरमल शेरशाह के प्रशासन में भी काम किया था और अकबर के भी शासन में काम किया था। और नवरत्न में भी शेरशाह, अकबर के नवरत्नों में टोडरमल भी शामिल था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। हुसैन शाह जो था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, और जौनपुर की जो स्थापना करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे, तुगलक वंश द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। 4 जगह बनवाए थे जय सिंह ने वेधशालाएं। पहला बनवाए थे जयपुर में, और 4 जो वेधशाला है, एक दिल्ली में, जयपुर दूसरा, जैन उज्जैन और वाराणसी में। लेकिन अगर कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं सर्वप्रथम कहाँ बनवाए थे, तो जयपुर में बनवाए थे। आज 4 वेधशालाएं बनवाए हैं, तो चारों वेधशालाएं हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव बंदा बहादुर का मूल नाम था। सुजाउदौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। सुजाउदौला का मकबरा जो है लखनऊ में स्थित है। देखिए यहाँ पे एक सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन में है सुजाउदौला, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि सुजाउदौला जो है ये अवध का नवाब था, और सिराजुद्दौला जो था ये बंगाल का था। सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था और सुजाउदौला जो था अवध का नवाब था। ये दोनों में कन्फ्यूजन मत करिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में है कि सुजाउदौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। अगला देखते हैं, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चीन किलिच खां। चीन किलिच खां हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में मौलिक था एक जहाज। मुगल काल में मौलिम जो था एक जहाज हुआ करता था। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था मीर बख्शी, लेकिन इसका कर्तव्य में देखा जाए तो भू राजस्व का पर्यवेक्षण भी करना रहता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद था मुगल काल में मीर बख्शी। कई बार स्वतंत्र पूछ लेता है कि मीर बख्शी का पद किस काल से संबंधित है, तो मुगल काल से। और मीर बख्शी कौन होता था, तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और इसमें क्वेश्चन में है कि मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था, तो भू राजस्व अधिकारी का पर्यवेक्षण करना। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ एराइज हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से आप सुने होंगे, तो इसको बार बार 2-3 बार अगर सुनेंगे तो सभी एकदम पूरी तरह से समझ में और याद भी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। करोड़ी जो थे भू राजस्व अधिकारी को कहा जाता था मुगल काल में। मुगल काल में करोड़ी भू राजस्व अधिकारी होता था। रुहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नाजिब खान। नाजिब खान जो था रुहेल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक होफ्त कुजुम जो है ये लिखी गई है गाजीउद्दीन हैदर के काल में।
मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के जो मुगल थे वो चगताई तुर्क थे। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? बाबर। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, के लेखक हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक पोलीगार को कहा जाता था, जो दक्षिण भारत से संबंधित थे। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। अगला देखते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल काल में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, दाम। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ऐसे सुलेखकार थे अकबर के दरबार में जिन्हें जरीन कलम अर्थात स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पर्शियनों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पर्शियनों से लिया है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। कोचीन वह स्थान है जहां पर पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस शासक ने 16 एकुल की नीति अपनाई थी? अकबर। अकबर ने 16 एकुल की नीति अपनाई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो पूरी तरह से सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन एक एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो लंबा है उसमें देखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस सभी को याद करिए और समझिए। अगला हम लोग देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता किसने दिया था? दिलावर खां और आलम खां दोनों ने दिया था। भारत पर बाबर का आक्रमण का जो न्योता दिया था वो दिलावर खां भी दिया था और आलम खां, ये दोनों ने दिया था कि बाबर आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम का नोटिस, नोटिफिकेशन या रिजल्ट से संबंधित आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और भी कुछ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।